दोस्तों, आज अपने फार्मा सेक्टर को समझेंगे और उन कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका काफ़ी हाई ग्रोथ दिख रहा है फ्यूचर में। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि फार्मा कंपनीज के दाम तो बहुत बढ़ गए हैं, अब क्या फ़ायदा कोई भी कंपनी का शेयर लेके, पर ऐसा बात नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों, 2015 में जो रेट्स थे शेयर्स के, वो आज के दिन में उसके आसपास ही रेट है बहुत से फार्मा कंपनीज के। उसका कारण ये था कि 2015 के बाद एफडी अप्रूवल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे, मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएस बहुत स्ट्रिक्ट अप्रूवल्स के कारण बहुत कंपनीज को बेसिकली उनको अप्रूवल्स नहीं मिल रहा था टू लॉन्च देयर ड्रग्स इन यूएस। अब दोस्तों, हो क्या रहा था 2010 से 2015 में, जब जितने भी फार्मा कंपनीज के शेयर्स एकदम स्काई रॉकेट कर गए, एनडी अप्रूवल्स आराम से मिल रहा था यूएस की तरफ से, इंडिया को फटाफट मिल रहा था, क्योंकि यूएस चाहती थी कि जेनरिक ड्रग जो इंडिया से जाती है उसका दाम घटते रहे, और घटाने के लिए बीसी से बीसी कंपटीशन का दरकार था। फटाफट एनडी अप्रूवल सब कंपनीज को दिया जा रहा था, स्पेशली छोटे कंपनीज को और जल्दी दिया जा रहा था, ताकि बेसिक कंपटीशन हो और ड्रग प्राइसेस रिड्यूस होते रहे। स्पेशली सन और लुपिन कंपनीज को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा एनडी अप्रूवल्स था, इसलिए उन्होंने बहुत कमाया, अच्छा पैसा कमाया। अच्छा, छोटे छोटे कंपनी भी आ रहे थे, बना रहे थे, और उनके सामने अभी भी वो लोग काफी छोटे थे, तभी भी कंपनीज लाइक एलेंबिक, अजंता फार्मा अच्छा काम किए, उन्होंने भी अच्छा पैसा बनाया। अब दोस्तों, क्या हो रहा था कि काफी ड्रग्स ऑफ पेटेंट होते जा रहे थे उस समय, उससे क्या हो रहा था, जेनरिक ड्रग्स का डिमांड और बढ़ गया कि और मात्रा में वहां यूएस में एक्सपोर्ट होने लगा इंडिया से, इसलिए सब कंपनीज को बहुत फायदा हुआ। इसमें क्या होगा, अगर एनडी अप्रूवल्स फटाफट मिलते रहेगा, अगर ड्रग्स ऑफ पेटेंट होते रहेंगे, तब सब कंपनीज को आराम से फायदा होते रहेगा। दे विल कंटिन्यू टू डू वेल इन द फ्यूचर एज वेल। इसलिए दोस्तों, जैसे सन फार्मास्यूटिकल्स, लुपिन, डॉक्टर रेड्डी, ये सब के ना काफी इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में, इसलिए इसका सिर्फ आरओसी नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कुछ सालों बाद जाकर उसका रिटर्न्स आता है, बट एट द सेम टाइम इनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है और रिटर्न्स अभी आना शुरू हुआ है और आते रहेगा भी फ्यूचर में। तो इससे कह रहे हैं कि ये सब कंपनीज अभी भी वेल पॉइज्ड है फॉर फ्यूचर ग्रोथ। बट इसमें और भी कुछ माइनर पॉइंट्स है जो मैं अभी सामने आपके सामने भी रखूंगा, स्पेशली अगर इंडिविजुअल कंपनीज में जाए अपने। और दोस्तों, अगर ये जेनरिक स्पेस में बात करें तो और भी कंपनी जैसे आ जाते हैं, ऑरोबिंदो फार्मा, फिर कैडिला हेल्थ केयर, बायोकॉन, जुबिलेंट लाइफ, ग्लेनमार्क, इप्का लैब्स, नैको फार्मा, तो ये सभी कंपनीज आपका इसी स्पेस में आता है। अब क्या है कि दोस्तों, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने को ये समझना है कि इनमें से बहुत से कंपनीज ऐसे चीज बना रहे हैं जो बेसिकली इतना फायदा उनको नहीं होने वाला फ्यूचर में। इट्स ऑल्सो डिपेंड्स कि कौन सा फॉर्मुलेशन क्या कंपनी बना रहे जिससे उनको फ्यूचर में भी बेसी फायदा हो। अब दोस्तों, कोविड के कारण क्या हुआ, चाइना में काफी सप्लाई में रिस्ट्रिक्शंस आ गया, डिस्ट्रप्शंस आ गया, स्पेशली इन द फार्मा स्पेस, और उससे क्या हुआ, यूएस जो इंपोर्ट अच्छा खासा करती थी फ्रॉम चाइना, वो अगेन इंडिया से और ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट करने लगी, तो इंडिया को उसका एडवांटेज मिल गया। और वन ऑफ द मेजर डिस्ट्रप्शंस वाज इन द एपीआई, जो चाइना से इंडिया भी अच्छा खासा मात्रा में इंपोर्ट करती है। इनफैक्ट 60% of India's actually import of API around the world is from China only. In fact, India के intermediaries भी जो import करती है वो almost 100% imports actually from outside. यहाँ बनता ही नहीं intermediaries, hardly, बहुत कम मात्रा में। और API पे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो केवल 10% is enough to satisfy the pharma industry in India. इसलिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन इंडिया ऑफ API is also very low, extremely low. But अब सिंस चाइना में काफी अच्छा खासा डिस्ट्रप्शन हो गया है और के बाहर जो कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज, वहां के एपीआई के दाम बहुत हाई है, इसलिए इंडिया में अब एपीआई का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ते जा रहा है और गवर्नमेंट भी इंसेंटिव्स दे रही है ताकि इंडिया में बेसी से बेसी इंडस्ट्रीज बैठे एपीआई के लिए। क्योंकि अभी क्या इंडिया को मौका मिला है कि चाइना के पूरा डिपेंडेंट थी एपीआई के कारण, अब अगर एपीआई चाइना से नहीं आता है तो फॉर्मुलेशन जो इंडस्ट्री है इंडिया का वो डिस्टर्ब होता है, वहां बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि एपीआई इज द रॉ मटेरियल ऑफ दोस फॉर्मुलेशंस। अब अगर रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट्स ही नहीं आएगा तो फॉर्मुलेशंस नहीं बनेंगे, तो कि यूएस में एक्सपोर्ट नहीं होगा। जैसे इसके पहले जितने भी मैं जेनरिक प्लेस के बारे में ये सब कंपनीज आर डिपेंडेंट ऑन एपीआई, इनको एपीआई इंटरमीडिएट्स चाहिए टू मेक दोस फॉर्मुलेशंस, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एपीआई मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो। अब क्या कि गवर्नमेंट इंसेंटिव देने के बाद भी इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स नॉट वेरी ईगर टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपीआई इन अ बिग स्केल। उसका कारण ये है कि चाइना में इतना सस्ता होता है एपीआई मैन्युफैक्चरिंग। इनफैक्ट दोस्तों, बहुत साल पहले इंडिया वाज सेल्फ सफिशिएंट फॉर एपीआई मैन्युफैक्चरिंग, पर पिछले कुछ सालों में चाइना का कॉस्ट ऑफ एपीआई प्रोडक्शन इतना गिर गया था और इंडिया क्या उसको मैच नहीं कर पाए, तो इंडिया टोटली स्टार्टेड इंपोर्टिंग एपीआई फ्रॉम आउटसाइड। अब दोस्तों, इंडिया में एपीआई प्रोडक्शन कितना बुरा हाल है कि 2018-19 में चाइना को एक्सपोर्ट इंडिया से गया था केवल 1600 करोड़, और वेस्ट चाइना से इंपोर्ट हुआ था 17,000 करोड़ का एपीआई। देखिए, इंडिया में 1500 प्लांट है जरूर, पर चाइना में 7,000 मैन्युफैक्चरर्स, वो भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स, और अराउंड द वर्ल्ड उनका माल जाता है, मोर देन 150 कंट्रीज में माल जाता है, इतना बड़ा स्केल में माल है। इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड में जितना एपीआई जाता है उसका 20%
एक्चुअली होल्ड्स विद चाइना। देखिए, जबकि अपना फॉर्मुलेशन और जेनेरिक इंडस्ट्री इतना बढ़िया है, अच्छा खासा माल जा रहा है यूएस में और दूसरे कंट्रीज में भी, पर यहाँ के जो मेन एपीआई प्रोडक्ट है, जो उसका रॉ मटेरियल है, उसका कभी डेवलपमेंट हो ही नहीं इंडिया में, उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ खास बने नहीं। इसका ब्लेम मेनली जाता है टू द गवर्नमेंट्स, क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी इतना बड़ा इंसेंटिव दिया ही नहीं इंडिया मैन्युफैक्चरर्स को ताकि वो कम्पीट कर पाए चाइना के सामने। और आज के दिन भी जो इम्पेटस दे रही है, जो इंसेंटिव्स दे रही है, दैट इज नॉट इनफ। अब दोस्तों, मेजर एपीआईज जैसे लेवोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन और पैरासिटामोल, ये सब एपीआईज टोटली इंपोर्ट होता है चाइना से। इनफैक्ट दोस्तों, केवल 10% लेवोफ्लोक्सासिन इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब दोस्तों, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, यहाँ एपीआई पार्क्स बना रही है, इंसेंटिव्स दे रही है ताकि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग मैन्युफैक्चर करें एपीआईज। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आम आदमी को नहीं पता और जो समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया में कॉस्ट एफिशिएंसी तब आएगा जब टेक्नोलॉजी यहाँ का बदलेगा, when there will be change in that way of making APIs in India. अब दोस्तों, one of the main reasons for China's growth in fermentation based APIs was with the cost effective production technologies, and since China was using the right technology, तो इनका क्या जो रॉ मटेरियल जो यूज करता था फॉर फर्मेंटेशन, दैट वाज वेरी चीप रॉ मटेरियल लाइक कॉलीफ्लावर। जस्ट प्रोड्यूसर्स इन इंडिया यूज ग्लूकोज एंड लैक्टोज व्हिच वाज मच मोर एक्सपेंसिव देन कॉलीफ्लावर। तो अपने भी जानते हैं कॉलीफ्लावर कितना सस्ता है देन ग्लूकोज एंड लैक्टोज। ग्लूकोज एंड लैक्टोज which were raw materials used in submerged fermentation technology. अब दोस्तों, क्या this submerged fermentation technology required bioreactors which were very expensive machinery, इसलिए cost of production became very high in India compared to China. और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ greener technology का भी दरकार है because API manufacturing is one of the top 18 most polluting industries in India. इसलिए बहुत important है कि effective technologies use किया जाए ताकि it becomes cost efficient also less polluting as well. फिर आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि फिर बहुत ही अड़ंगा है, फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग करेगा एपीआई, दरकार ही क्या, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन का भी है झमेला, ऊपर से टेक्नोलॉजी का भी है, तो बहुत झमेला है। तो इससे बेटर है कि इंपोर्ट ही करते, वो हो ही रहा है एक्चुअली, ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, इसलिए बहुत कम बेटर है। पर यहाँ एक उपाय जरूर है, अगर यहाँ गवर्नमेंट स्टेप इन करे इन द वे दैट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो है और जो आपके पीएसयूज है, जिनके पास भरपूर पैसा है, जिनके पास अपना ही पैसा है और उसका कोई कमी नहीं है, वो लोग इसमें रिसर्च करें, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज और इंसेंटिव दे, एंड दे एक्चुअली वर्क हैंड इन हैंड विद द प्राइवेट प्लेयर्स। बेसिकली उनको अपना पूरा एक्सपर्टीज दे, अपना रिसर्च डेवलपमेंट जो है जिसमें बहुत अच्छा खासा खर्चा होता है, वो उनको एक्सटेंड करे। अगर वो सब होता है तब इंडिया कैन बिकम वन ऑफ द मेजर प्लेस इन द वर्ल्ड मार्केट। चाइना एक्चुअली होस्ट 20% ऑफ द वर्ल्ड्स मार्केट। वहां अगर चाइना का प्रोडक्शन का केवल 10% भी इंडिया में ट्रांसफर होता है, तो आप सोचे कितना बड़ा इंपेटस मिलेगा इंडिया। यहाँ जितने भी एपीआई मैन्युफैक्चरर्स है उनका तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट। ऊपर से यहाँ जो फॉर्मुलेशन और जेनेरिक इंडस्ट्री है, जिनको इंपोर्ट करना पड़ता है, लोग यहीं से अपना ले लेंगे माल, तो उनको भी फायदा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह वो भी सेव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दैट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड पीएसयू स्टेप इन एंड हेल्प द प्राइवेट प्लेयर्स टू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। इनफैक्ट दोस्तों, ऐसा बात नहीं काम नहीं हो रहा है, और काम शुरू हो गया। जैसे प्रोफेसर सी गोपीनाथन और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उन्होंने डेवलप किया प्रोसेस टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन फ्रॉम वेस्ट फ्रूट्स व्हिच इज पेंडिंग स्क्रूटिनी फॉर पेटेंट अप्रूवल इन द इंडियन पेटेंट ऑफिस। यही दोस्तों एपीआई और इंटरमीडिएट्स की बात करें तो उनको भी प्रोड्यूस किया जाए फ्रॉम वेस्टेड वेजिटेबल्स एंड फूड ग्रेन्स। बहुत से फूड ग्रेन्स और वेजिटेबल्स बर्बाद होते हैं, सड़ जाते हैं, तो उनको अगर अपने यूज करें एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में तो कितना बड़ा फायदा होता है। बेसिकली रॉ मटेरियल का तो कोई खर्चा ही नहीं है, लिटरली रॉ मटेरियल इज फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, अगर एपीआई स्पेस में बात करें तो सबसे बड़ा कंपनी दिविस लैब व्हिच हैज गॉट द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ एपीआई। इसके अलावा देयर आर कंपनीज लाइक सोलारा, लॉरस लैब्स, ग्रैनुअल्स, आरटी ड्रग्स, न्यूलन लैब्स एंड आईओएल केमिकल्स। अब दोस्तों, अगर फाइनेंशियल्स का बात करें तो 3-4 चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है व्हेनेवर वी आर इन्वेस्टिंग इन फार्मा कंपनी। पहला तो इसका बैलेंस शीट स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा खासा डेट नहीं हो बैलेंस शीट में, बहुत जरूरी है। कि दोस्तों क्या है कि काफी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है ये, तो दोस्तों क्या होगा कि अगर उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट इज वेरी हाई तो बहुत मुश्किल होगा उसको पे करने, बिकॉज ये थोड़ा साइक्लिक है। ठीक है, ओवर द लॉन्ग रन इट इज नॉट साइक्लिक, बट इन द शॉर्ट रन इट कुड बी साइक्लिक। और अगर इंटरेस्ट कंपोनेंट इज सो हाई और अगर उस समय उसका साइकिल अच्छा नहीं चल रहा हो, देन द कंपनी का बहुत बुरा हाल हो जाएगा, द शेयर प्राइस विल प्लमेट लाइक एनीथिंग। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे फार्मा कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिसका बैलेंस शीट इज रीजनेबली स्ट्रॉन्ग। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग ये उनका आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज गुड, एटलीस्ट मोर देन 10%। देखिए, इन द शॉर्ट रन आप नहीं बोल सकते कि यहाँ के जो कैपिटल एलोकेशन होता है उसका तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है, कुछ साल बाद मिलता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 years, उसका आरओसी ऑन एन एवरेज हैज बीन अबव 10%, तो इतना तो होना ही चाहिए कम से कम। और फिर थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग ये कि म्यूचुअल फंड्स का भी कुछ ना कुछ एलोकेशन हो उसमें, दैट मीन कि कंपनी में दम। एंड फाइनली द फोर्थ पॉइंट, इसके R&D एटलीस्ट 5 year पीरियड में एटलीस्ट मोर देन 3% ऑफ इट्स सेल्स इज एलोकेटेड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो अच्छे ड्रग्स नहीं निकाल पाएंगे, नए ड्रग्स नहीं निकाल पाएंगे, और नए ड्रग्स में तो फायदा है, वहीं तो मेन उनको पैसा बनता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं ये भी बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो ऑफ 25 स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस नीचे दिया हुआ है,
और ये ईमेल एड्रेस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। तो पहले दोस्तों अपनी दो कंपनी का बात करते हैं, ऑरोबिंदो फार्मा और सन फार्मास्यूटिकल्स। क्या है दोस्तों, दोनों कंपनी का यूज डिपेंडेंस है ऑन वन ऑफ दिस मेन की प्रोडक्ट्स विच इज स्पेशलाइज्ड इंजेक्टेबल्स। स्पेशलाइज्ड इंजेक्टेबल्स है उसमें अच्छा खासा उनका मार्जिन है। तो प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि जितने भी स्पेशलिटी इंजेक्टेबल्स है उसका प्रोडक्शन के लिए यूज स्पेस नहीं चाहिए। इट डजंट रिक्वायर ह्यूज फैक्ट्रीज और वैसा कुछ नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट का भी दरकार है। तो कहने कि यूएस अपना वहीं अपना अच्छा खासा प्रोडक्शन ट्राई करिए, वहीं प्रोडक्शन को एनहांस करिए ऑफ मेकिंग दिस इंजेक्टेबल्स। तो यहाँ क्या होगा, यूएस का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे काफी सेव होगा पैसा उनको, रादर देन इंपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया। तो एट दिस जंक्चर अगर ये दोनों कंपनी अपना प्रोडक्ट लाइन को चेंज नहीं करती है, स्पेशलिटी इंजेक्टेबल्स पर डिपेंडेंस कम नहीं करते ये दोनों कंपनी, तो दीज बोथ कंपनीज डजंट हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। दिख तो नहीं रहा सामने, क्योंकि इट इज वेरी क्लियर कि यूएस इज गोइंग टू इंपोर्ट लेस एंड लेस ऑफ दिस प्रोडक्ट इन द फ्यूचर, नो डाउट अबाउट दैट। वेल, ये कंपनीज दोनों भी काफी सालों से होशियार है, डेफिनेटली दे विल रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन दिस प्रोडक्ट्स, बट इट विल टेक सम टाइम। इसलिए ये दो कंपनी में मेजर ग्रोथ मुझे सामने नजर नहीं आ रहा है। आई वुड रादर वॉच दिस कंपनीज and not invest in these companies presently. अब दोस्तों जैसे Cadila Healthcare का भी one of the products is injectables, but its dependence on injectables is very low. इसलिए this company will not be affected as much as Aurobindo Pharma and Sun Pharmaceuticals. अब दोस्तों जेनरिक एपीआई मैन्युफैक्चरिंग करने में कोई मेजर कोई नो-हाउ नहीं चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि बहुत जबरदस्त एक्सपर्टीज चाहिए। बट प्रॉब्लम यहाँ क्या हो रहा है कि अब जैसे दिविस लैब हुआ या यूनिकॉर्न हुआ, इन दोनों कंपनीज का जो बड़ी प्लेयर्स है इनको अपना कैपेसिटी को ह्यूज वे में एक्सपैंड करना होगा टू बिकम बिग प्लेयर्स। अब के छोटे प्लेयर्स तो चलो आ रहे, बहुत से छोटे प्लेयर्स को फायदा भी हुआ, स्पेशली दी स्मॉल प्लेयर्स लाइक लॉरस लैब एंड ऑल, उनका तो शेयर्स कहां से कहां पहुंच गए। आरटी ड्रग्स, माय गॉड, लाइक 4-5 टाइम्स 6 टाइम्स तक उनके शेयर प्राइसेस चले गए। पर जैसे मैंने कहा कि अभी के डिस्ट्रप्शन ऑफ सप्लाई फ्रॉम द चाइना, जहां वो खुल जाएगा, जहां डिस्ट्रप्शन कम हो जाएगा और अगर कॉस्ट एफिशिएंट नहीं हो पाया इंडिया, जहां चाइना से ओवर सप्लाई हो जाएगा ऑफ एपीआई, यहाँ के कंपनीज का सब बुरा हाल हो जाएगा। अगेन ऑल द एपीआई मैन्युफैक्चरर्स विल गो फॉर अ टॉस। वेल, इट विल नॉट हैपन इन द नियर फ्यूचर, बट इंडिया हैज टू डू समथिंग वेरी फास्ट, नहीं तो ये सब कंपनीज बहुत साल तक टिक नहीं पाएगी। बट एट द सेम टाइम, if with the help of the government, India invests in the right technologies, cost of production of API is reduced, then India can become one of the major players in the market, and then ये सब companies के share prices will skyrocket as well. तो अभी क्या, it's like a 50-50, we don't know what's going to happen in the future. जितने भी API manufacturing companies है, we have to closely track them, और साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि चाइना में जो सप्लाई का डिसरप्शन हुआ है, whether that is continuing और या उसमें कम हो रहा है, क्योंकि जहां डिसरप्शन में कम होते रहेगा, कटौती होते रहेगा, तो होगा कि कभी जो इंडियन कंपनीज है, जो कुछ एपीआई मैन्युफैक्चर, इंडियन एपीआई मैन्युफैक्चर से जो ले लिए माल, और यहाँ से भी कुछ माल जो बाहर जा रहा है, वो सब अगेन बंद हो जाएगा और चाइना से पूरा माल इंपोर्ट होने लगेगा। अब दोस्तों कुछ कंपनीज इंडियन मार्केट की तरफ ज्यादा फोकस कर रही है, जैसे डॉक्टर रेड्डी। पर प्रॉब्लम यहाँ क्या हो सकता है फ्यूचर में कि अगर गवर्नमेंट का काफी प्राइस इंटरवेंशन या कैप कर देगा ऑन द प्राइसेस, क्योंकि गवर्नमेंट भी प्रमोट करी जेनरिक मेडिसिन को, तब कि डॉक्टर रेड्डी का एक ब्रांड नेम है। अब ऑब्वियसली उस दाम में तो देगी नहीं जिस दाम में गवर्नमेंट दे पा रही है जेनरिक मेडिसिन, उससे तो कहीं ज्यादा दाम रहेगा उसका। तो अगर वो सब मेडिसिन में अगर कैप लगा दे प्राइस का और बहुत सस्ता बेचे, तो डॉक्टर रेड्डी को खास फायदा नहीं होगा। अब वहीं जैसे डॉक्टर रेड्डी जैसे और भी जो कंपनीज है जिनका मेन फोकस इज ऑन द डोमेस्टिक मार्केट, अगर क्रिटिकल प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे आपके इन टाइम्स ऑफ थेरेपी लाइक ऑन्कोलॉजी, किडनी रिप्लेसमेंट ड्रग, ब्लड ट्रीटमेंट, ये सब प्रोडक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दे, तो यहाँ कॉम्पिटिशन कम है, तो यहाँ इनको खास प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट देखना है कि डोमेस्टिक फोकस कंपनीज है वो कौन से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अगर वो क्रिटिकल प्रोडक्ट्स बना रहे, देन दे वोंट फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। और दोस्तों बायोसिमिलर्स का बात करें तो बायोकॉन इस मामले में सबसे ऊपर टॉप में है। अब देखिए बायोकॉन का भी स्टोरी मैं बताऊं, देखिए इतने सारी स्टोरीज है, मतलब बहुत लंबा वीडियो जाएगा। बट इफ आई से ससेंटली, तो हुआ क्या कि बायोकॉन में कि उन्होंने एक प्लान बैठाया था मलेशिया में। अब उनको पता था कि भाई इंडिया में प्लान बैठाने से वो कंप्लायंस नहीं होगा, अब मलेशिया में बैठाए, क्योंकि बायोकॉन एक प्रोडक्ट बना रही थी जिसमें जबरदस्त हाइजीन फैसिलिटीज चाहिए था, विच ई थॉट इट इज ओनली पॉसिबल इफ आई डू इट आउटसाइड इंडिया। अब क्या कि यूएस की तरफ से था कि एशिया में इतना हाइजीन को लेके इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, तो उसने सोचा कि चलो इंडिया से हटा के और कहीं अपने प्लान बैठाते। अब यहाँ बायोकॉन भूल ही गई कि मलेशिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एशिया, तो अगेन उस प्लान का अप्रूवल मिला नहीं, कंप्लायंस हुआ नहीं, क्योंकि वो एशिया का पार्ट था एंड यूएस के जो एफडीए थे दे वर अगेंस्ट गिविंग द अप्रूवल ऑफ दैट प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड एनीवेयर इन एशिया। तो देखिए ये सब छोटे छोटे मिस्टेक्स कॉज द कंपनीज अ लॉट। अब क्या बैठा दो द प्लांट, इतना लंबा खासा खर्चा हो गया, ऊपर से कंप्लायंस भी नहीं हुआ। दोस्तों फार्मा स्पेस में और भी छोटे मोटे और भी बहुत से कंपनीज है जिसको मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ एक वीडियो में, बट अगेन आपको जो भी कंपनीज है, जो मैं आपको फैक्टर्स बताए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, उसको देख के आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो और ये देखो कि उनको सामने फ्यूचर में आपको ग्रोथ दिख रहा है कि नहीं। अगर फ्यूचर में आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा
तो अभी वो जो प्राइस मूवमेंट जो अपवर्ड्स हुआ है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी कंपनी। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी जो इन्वेस्ट भी करिए वो सही जगह इन्वेस्ट करिए। इट्स नॉट ओनली कि बस इन्वेस्ट करिए और आप देख रहे हो कि वह अच्छा खासा कैपेक्स करिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो कंपनी तो बढ़ेगी, वेदर जो कैपिटल एम्प्लॉय करे उसमें उनको सही ढंग से रिटर्न मिलने वाला है कि नहीं। अगर सपोज कोई एपीएल मैन्युफैक्चरर वो अपना कैपेसिटी को बहुत बढ़ा दी, डबल ट्रिपल कर दी, और बाद में जो चाइना है वो भी अपना कैपेसिटी को बढ़ा दी, या अभी जो उनका जो बेसिक डिस्ट्रप्शन है सप्लाई में वो टोटली ठीक हो जाए, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो और भी लो हो जाए कि इंडिया अपना प्रोडक्शन कॉस्ट उन तक नहीं ले जा पाए, तो उनका बेकार हो जाएगा ना। जो बढ़ाए इतना अच्छा खासा कैपेसिटी वो अंडर यूटिलाइज रह जाएगा, और जहां अंडर यूटिलाइज रह गया वहां कंपनी का शेयर प्राइस प्लमेट कर जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली द प्रॉफिट मार्जिन्स विल गो डाउन, प्रॉफिट्स विल बी इंपैक्टेड, बिकॉज इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी देयर, और इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं रहता तो पैसा तो लग गया, जो उनके जो बस कैश था उनके जो पैसा था सब तो उसमें लग गया, तो कंपनी का तो हाल खराब होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब चीज आपको देख के चलना होगा। यहाँ के आपको इंडिविजुअल कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टू वॉच दिस स्पेस। इट्स नॉट कि इन्वेस्ट इन एनी कंपनी फार्मा स्पेस, और जो भी कंपनी फार्मा स्पेस में सब बनने वाला जरूरी नहीं है। इट्स इंपॉर्टेंट कि कौन सा कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है, किस तरह से काम करिए, ये सब आपको देखना जरूरी है। दिस इज नॉट अ वेरी इजी स्पेस टू इन्वेस्ट इन। इसलिए दोस्तों वॉरेन बफेट हाल में फार्मा स्पेस में इन्वेस्ट किया यूएस में। अब उसने भी क्या कि वॉरेन बफेट के वो जनरली चूजेस वन कंपनी, उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करता है, लंबा चौड़ा पैसा लगाता है। अब हुआ क्या है यहाँ कि दोस्तों उन्होंने भी सिर्फ एक कंपनी इन्वेस्ट नहीं किया, 4 कंपनी में इन्वेस्ट किया, क्योंकि फार्मा कंपनीज अगेन कितना कुछ वहां डिपेंडेंस ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स। इससे इंपॉर्टेंट है कि फार्मा स्पेस में जब इन्वेस्ट करती हो ना तो डोंट डिपेंड ऑन वन कंपनी, एटलीस्ट 4-5 कंपनी का बास्केट लेके आप चलिए फार्मा स्पेस में। सबसे बढ़िया है कि एक एपीआई मैन्युफैक्चर में इन्वेस्ट किए, एक बायोसिमिलर, फिर एक आप कर दिए फॉर्मुलेशंस, वेज एट कॉम्बिनेशन ऑफ एपीआई एंड फॉर्मुलेशन, जैसे आपको लॉरस लैब, अब तो उसका शेयर प्राइस काफी बढ़ गया तो वी कैन वेट, बट इस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करिए। एट द सेम टाइम देखिए कि उनका जो शेयर प्राइस है इट इज नॉट एक्चुअली ड्रास्टिकली रिजन। अब क्या उनका पी भी आप देख लीजिएगा, उनका पी इज वेरी हाई, या उनका शेयर प्राइस है मतलब रिजन लाइक हेल, लाइक मे बी 5-6 टाइम्स बढ़ गया हो, और मे बी यू कैन वॉच इट, जब गिरता हो तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जैसे मैं कह रहा था कि कुछ कंपनीज ऐसे जिनका 2015 में जो दाम है वो आज के भी मॉडल्स उसी दाम में है। अब सिप्ला कंपनी को ले लीजिए, दोस्तों 2015 में जो दाम था उससे केवल 5% अभी बीसी है, इनफैक्ट 7% हाई टू हाई ले ले। और दूसरा कंपनी जैसे ऑरोबिंदो फार्मा, वहां भी आप देखोगे कि 2015 में जो दाम था ऑलमोस्ट उसी दाम में आज के दिन भी आपको मिल रहा है। तो ऐसे और भी कई कंपनीज है जो आपको एक्चुअली 2015 के भाव में मिल रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं कि हर कंपनी का दाम बहुत बढ़ा है, यस जो छोटे प्लेयर्स है उनके काफी दाम बढ़ गए हैं, वेल डेफिनेटली, या जो नए प्लेयर्स आए हैं उनके काफी दाम बढ़े हुए। वेल नए प्लेयर्स का अपने को पता नहीं लगे, बिकॉज अपने पास कोई रेफरेंस पॉइंट भी नहीं था। अभी सब कंपनीज तो काफी पुराने कंपनीज तो अपने रेफरेंस पॉइंट मिल रहा है, तो वो भी फर्क आ जाता है। दोस्तों यहाँ एक और चीज बताना बहुत जरूरी है कि अगर वैक्सीन के ऊपर बेस करे कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट कि भाई ये सब कंपनी जैसे वैक्सीन निकाल सकती है, कोविड वैक्सीन करने से उनका शेयर प्राइस स्काई रॉकेट कर जाएगा। जैसे भी फाइजर का केस में हुआ, जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया कि ये उनके जो वैक्सीन निकाले उसमें 90% ऑफ दिस वैक्सीन इज इफेक्टिव ऑन किलिंग कोविड, तो बेसिकली उनका जो शेयर प्राइस है एक्चुअली स्काई रॉकेटेड ऑन अ सिंगल डे। वेल उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कोई खास कुछ बढ़ा नहीं, इनफैक्ट थोड़ा गिरा ही। तो क्योंकि बाद में पता लगा कि भाई इफेक्टिव है पर 90% तक ना, जो 10% बाकी है उसमें भी थोड़ा समय लगेगा, पूरा 100% से जब तक इफेक्टिव नहीं होगा तब तक लॉन्च किया नहीं जाएगा वो द मासेस। तो अगेन जो शेयर प्राइस था वो एक बार तो बढ़ा पर उसके बाद बस फ्लैट है, और क्या पता वापस नीचे आ जाए। अगर पता लगे कि वैक्सीन निकालने के बाद वो इतना इफेक्टिव नहीं है तो वो भी हो सकता है, तब तो उसका शेयर प्राइस लिटरली पूरा प्लमेट कर जाएगा। तो इसलिए उसके ऊपर केवल कोविड वैक्सीन पर बेस मत करिए कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट, दैट इज वेरी रिस्की। जैसे अपने सोचे कि भाई जैसे जो कंपनीज है ग्लेनमार्क, सिप्ला, ये सब के काफी चांसेस हाई इनका वैक्सीन निकालने का। एक और छोटा कंपनी जैसे स्ट्राइड फार्मा, उसका भी काफी बात चल रहा था कि वो भी कोविड वैक्सीन निकाल दे जल्दी, बट टेक्स टाइम, और कब निकलेगा भी तो वेदर कितना इफेक्टिव रहेगा, कितना सक्सेसफुल रहेगा, ये हो सकता है एक बार निकल जाए उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, वो वापस मार्केट से विड्रॉ करना पड़े, ये भी हो सकता है। अगर वो होता है तो अगेन कंपनी का शेयर प्राइस प्लमेट हो जाएगा। तो बहुत इफ्स एंड बट्स है कि आप देखिए कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या कंपनी का, अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखता है आपको कंपनी में तभी इन्वेस्ट करे। अब जैसे ऑरोबिंदो फार्मा का ले लीजिए, जैसे सिंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो इन चाइना, अब दोस्तों चाइना में क्या एक टाइजो बोल की जगह है, वहां बेसिकली ओरल फॉर्मुलेशन फैक्ट्री बिठा रही है ऑरोबिंदो फार्मा, जॉइंट वेंचर विद अनदर चाइनीज फर्म। तो ऐसा बात नहीं है कि इंडियन कंपनीज केवल यही फैक्ट्री बिठा रही है, कुछ कंपनीज आर एक्चुअली गोइंग द एक्स्ट्रा माइल एंड वहां भी अपना प्रोडक्शन फैसिलिटी बिठा रही है बाय जॉइंट वेंचर और बाय अदर मींस, ताकि वहां का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी फायदा उठा पाए। तो यहाँ के आपने सब कुछ देखना होगा। जैसे ऑरोबिंदो फार्मा का मैं कह रहा था कि इंजेक्टेबल्स आर नॉट अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट, उसका एक खास डिमांड नहीं उठने वाले इन द फ्यूचर, जाने वाले। बाय द सेम टाइम वो जो चाइना में जो फैसिलिटी बैठा रही है, अगर वो मैन्युफैक्चर फैसिलिटी अच्छा चल जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी डाउन हो जाए, वहां से अगर अच्छे प्रॉफिट्स आ गए, तो फिर कंपनी का जो प्रॉफिट जो जहां इंपैक्ट हो रहा था इंजेक्टेबल्स के कारण होने वाला है फ्यूचर में, तो वो जो है विल नॉट बी इंपैक्टेड सो मच बिकॉज ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो क्या ना कि सब कुछ अपने को देखना पड़ता है कि कंपनी और क्या करिए,
कहाँ क्या एक्सपैंड करी है, क्या काम कर रही है, वेदर इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल नॉट। अगेन वहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बता रही है चाइना में, वो कितना हद तक चलेगा, कैसा चलेगा, नहीं चलेगा, ये भी डाउटफुल है। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। फर्स्ट इफ्स एंड बट्स, इसलिए सबसे बढ़िया चीज है कि आप फार्मा स्पेस में 4-5 कंपनी में ही करो, एक कंपनी को डिपेंडेंट मत रहो। अगर फार्मा स्पेस में आपको खास कुछ नहीं करना है तो चलो आप 1-2 कंपनी में करिए। बेस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट अ डिसेंट अमाउंट इन फार्मा स्पेस, देन रादर इन्वेस्ट इन 4-5 कंपनीज, दैट विल बी अ सेफर बेट। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, और इसी टाइप की मैं फ्यूचर में और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।